नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले ये खबर आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN ने बिला मशरूत तौर पे आर्मी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुकूमत करना चाह रही है उस अमेंडमेंट को, उस तरमीम को सपोर्ट करने का फैसला किया। याद रहे कि एक दिन पहले हुकूमत ने काबीना से मंजूरी ली आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के बिल की, और कल इस बिल को पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए। यूं PMLN की इस सपोर्ट के बाद जहां नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने ये कहा कि बिला मशरूत तौर पे वो इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगे, बज़ाहिरन ऐसे लगता है कि एक सियासी गैर यकीनी की जो सूरत हाल थी, जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, उसमें वक्ती तौर पे ख़ात्मा होगा। ताहम ये बात क्लियर नहीं है कि PMLN के साथ हुकूमत या बाकी जो भी सिचुएशन है उसमें किस किस्म का क्विड प्रो को जो है वो PMLN के साथ हुआ है, यानी PMLN को इस सपोर्ट के नतीजे में क्या मिलेगा। क्योंकि PMLN एक बड़ी सियासी जमात है और सियासी जमातें जो हैं वो जब बिला मशरूत तौर पे किसी चीज़ को पब्लिकली सपोर्ट करती हैं तो जाहिर है उसकी कोई पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो ज़रूर होती है। बहरहाल वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि जो सियासी अदम एहतमाद था, जो एक अनसर्टेनिटी थी, उसमें ख़ात्मा हुआ है। और यही एक वजह हमें समझ आ रही है कि स्टॉक मार्केट जो है, कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से मसलसल राइज कर रहा है। इससे पहले देखने में आता है कि कभी राइज अगर होता है तो अगले दिन करेक्शन हो जाती है, लेकिन कल कराची स्टॉक एक्सचेंज ने 600 पॉइंट से ज़्यादा राइज किया और आज अंदाज़न 1100 पॉइंट के करीब राइज किया। 2 दिनों में 1700 पॉइंट का राइज है। कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि यूरिया की प्रोडक्शन पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड दिसंबर में बढ़ी है और ये चीज़ शो करती है कि शायद एग्रीकल्चर सेक्टर 2020 में टेक ऑफ करेगा। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि अगर पॉलिटिकल सर्टेनिटी ख़त्म, अनसर्टेनिटी थोड़ी देर के लिए ख़त्म होती है तो क्या इमरान खान की हुकूमत ऐसे इकदाम उठा सकेगी कि 2020 में जो बिज़नेस क्लाइमेट है वो इम्प्रूव कर सके, पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं वो इतना कमाई कर सकें कि नई जॉब क्रिएशन कर सकें, एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सकें। इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नोटेड इकनॉमिक कमेंटेटर जनाब डॉक्टर फारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे वाया DSMG कराची से लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट सराज कासिम तेली साहब, जो चेयरमैन हैं BMG ग्रुप के, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे पाकिस्तान के नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस ग्रुप के हेड आरिफ हबीब साहब, जो कि चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, कराची से DSMG से ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ हबीब ग्रुप साहब के ग्रुप में तकरीबन 10,000 के करीब लोग जो हैं वो काम करते हैं। इस ग्रुप ना सिर्फ ये रियल एस्टेट में है, केमिकल्स में है, फाइनेंस में है, बहुत सी और सेक्टर्स के अंदर ये ग्रुप जो है ये एक्टिव है। और अब से थोड़ी देर के बाद, कोई 15-20 मिनट के बाद, मुझे अकील करीम देदी साहब भी इसी डिस्कशन में, जो चेयरमैन AKD ग्रुप है, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू माई ऑल गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं सबसे पहले आगाज़ का कर सकूँ डिस्कशन का, सराज कासिम तेली साहब, आपको क्या लगता है कि 2020 में इमरान खान की हुकूमत जो है कुछ ऐसे इक़दामात ले पाएगी? क्या एक स्टेज सेट हो रहा है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकेगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मेहरबानी डॉक्टर साहब, जहां तक अभी तक का जो एनालिसिस किया जाए तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, और मैं समझता हूं कि जब तक ग्रोथ आपकी बढ़ेगी नहीं, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी और जॉब क्रिएशन नहीं होगा, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी या पुरानी इंडस्ट्री में BMR नहीं होगा, तो वो जिस बात जो ग्रोथ आनी चाहिए वो नहीं आएगी। और अगर वो ग्रोथ नहीं आएगी तो मैं नहीं समझता कि जो इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए कि जो प्रेडिक्शन IMF ने और अभी तक किया हुआ है वो 3-3.5% का है। अब 3.5% GDP ग्रोथ पे अगर पाकिस्तान रहता है फॉर द नेक्स्ट 2 years तो फिर मसला हल नहीं होता, इसलिए कि ये ग्रोथ कम से कम 7-8% पे जानी चाहिए, और वो उसी सूरत में जा सकती है कि आपको इंडस्ट्री को बूस्ट देना है, आप एक्सपोर्ट के साथ साथ इंडस्ट्री को बूस्ट देना है, और वो देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खामियां हैं वो पूरी करनी है, वो देने के लिए बिजली और गैस आपने महंगी करते जा रहे हैं वो ठीक करना है, वो देने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट ठीक करना है। जो आप इस वक्त इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए हैं, जो मैं समझता हूँ गलत है। ये इनको फॉलो करना था सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी चंद दिनों पहले इमरान खान साहब कराची में थे, गवर्नर हाउस में, वहाँ भी मैंने उनसे यही बात की है। वो रजा बाकिर साहब वहाँ मौजूद थे कि भाई ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, हम ये समझ रहे
कि सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को फॉलो करें। सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? बड़ी सिंपल सी चीज है कि ग्रोथ के साथ आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। आप हर वो चीज करें जिससे आपकी जीडीपी की ग्रोथ बढ़े। मेरे साथ रहिए। मैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की तरफ भी आता हूं, लेकिन आरिफ हबीब साहब का मैं टेक ले लूँ, शायद उनका कोई मुख्तलिफ अंदाज हो। आरिफ हबीब साहब, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में 1700 पॉइंट का राइज है और जो यूरिया प्रोडक्शन में हमें एक सस्टेन्ड इजाफा नजर आता है, क्या ये पॉजिटिव इंडिकेटर है कि मईशत टर्न अराउंड कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें होते नजर आती है? देखिए, ये पॉजिटिव इंडिकेटर तो बिल्कुल है, बट उसकी कुछ वजूहात हमें जो है वो समझनी चाहिए। एक तो ये है कि जब स्टॉक मार्केट गिरी थी तो आई थिंक ये ओवर रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गई थी, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो एसेट्स हैं वो डॉलर बेस्ड एसेट्स हैं, और जब डिवैल्यूएशन हुआ तो उनकी एसेट वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, स्लो डाउन की वजह से मार्केट सेंटिमेंट जो है वो वीक थे, इसलिए मार्केट ज़्यादा गिर गई थी, और वो ज़्यादा गिर गई थी तो उसकी एक रिकवरी जो है वो हुई है, उसकी एडजस्टमेंट हुई है, जिसकी वजह से जो है वो आपके मार्केट में जो है वो इजाफा हुआ है। दूसरा जो है वो रीज़न ये है कि जब ये जो डिवैल्यूएशन हुआ है तो स्टॉक एक्सचेंज का जो मेजर सेक्टर है, वो मेजर सेक्टर जो है वो डॉलर बेस्ड उसके रेवेन्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल ईएनपी जो है वो उसके रेवेन्यूज़ डॉलर में होते हैं, तो जब डिवैल्यूएशन हुआ तो रुपये में उनकी जो है वो प्रॉफिट बढ़ते हैं। इसी तरह पावर सेक्टर भी जो है वो डॉलर बेस्ड रेवेन्यू है, तो उनके रुपये में प्रॉफिट जो है बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक्स के प्रॉफिट बढ़ते हैं, और इसी तरह टेक्सटाइल जो है वो बेनिफिशियरी है डिवैल्यूएशन का। और इसके बाद ये फर्टिलाइज़र जो है वो मुल्क में उसकी सेल्स वगैरह जो है वो बढ़ी हैं, तो उनकी भी प्रॉफिट। लेकिन आरिफ हबीब साहब, आपको लग क्या रहा है, ग्रोथ होते नजर आती है आपको? ग्रोथ होते नजर आती है इस साल आपको? मुझे लग रहा है कि इसमें जो है अपटिक नजर आता है, मुख्तलिफ जी हाँ सेक्टर्स में अपटिक नजर आता है। देखें आप, जो सिराज साहब ने कहा वो सही कहा कि अगर हमको सस्टेनेबल प्रोग्रेस करनी है तो 7-8%, लेकिन 7-8%, ये 3% से 7-8% एक साल में तो नहीं हो जाएगा। आई थिंक वो ग्रेजुअली होगा। तो जब हम ये देखते हैं कि अपटिक है, तो वो अपटिक अगर नज़र आती है तो आपको एक होप होती है कि नहीं, चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में जो है वो चलती रहेंगी, तो इंशाल्लाह हम वो जो डिज़ायरेबल टारगेट है वो अचीव हो सकेगा। अच्छा, अब मेरे साथ, क्या वजह है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में इकॉनमी 6-7, 7.5% पे ग्रो करती रही, और उसके बाद से हमारी इकॉनमी की ग्रोथ वो नहीं बन सकी 2009 को? वजह क्या है बुनियादी तौर पर? वजह क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? देखिए, सवाल ज़रा सा मुश्किल है, टेक्निकल भी है। ग्रोथ, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट थी, वो 2007-2008 में थी। $5 बिलियन से ज़्यादा की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान किस चीज़ में आई थी? बहुत सारे सेक्टर्स में आई थी। आपने देखा वो हमारे टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट आई थी। तो एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस वक्त बड़ी हाई, बहुत ज़्यादा आ रही थी। दूसरे जो फिस्कल इम्बैलेंसेस हैं, जो हुकूमत के अखराजात हैं और जो हुकूमत टैक्सेस इकट्ठे कर रही है, उसमें इतना ज़्यादा बड़ा गैप नहीं था उस ज़माने में जो अब सामने आ रहा है। ये जो हुकूमतें बाद में आई हैं, पीपीपी की, पीएमएलएन की, और ये भी हुकूमत है, इन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात जो हैं, पॉलिटिकल जो ख्वाहिशात होती हैं कि हमने ये भी करना है, हमने ये भी करना है, सड़क बनानी है, अंडरपास बनाना है, मेट्रो बनानी है, पुल बनाने हैं, लोगों को देने हैं, वेलफेयर, वो बहुत बढ़ा ली हैं। एम आई राइट? देखिए, मामला इंडस्ट्री का है। जब मुशर्रफ साहब आए थे तो इस मुल्क में तकरीबन 1-1.25 लाख मोटरसाइकिल बना करते थे। जिस साल वो गए हैं, हम 5 से 6 लाख मोटरसाइकिल बना रहे थे। अच्छा। जिस साल वो आए थे उस साल पाकिस्तान में 20,000 कार असेंबल की जाती थी। जिस साल वो गए हम 1,20,000 पे पहुंच गए। अच्छा, मतलब वो 5-6-7 साल रिजर्व जो थे वो $500 बिलियन के थे, सिर्फ 500 मिलियन के। जब वो गए तो रिजर्व भी $17 बिलियन के थे। देखिए, आपने दोनों मेहमानों से जो सवाल किया वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में किया। मुझे उसी की परेशानी है। आपको परेशानी होनी चाहिए।
और उसकी वजह ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कोई ज़्यादा बहस इस वक्त सब जो इदारे हैं जिनके हवाले हमने अपनी मईशत कर रखी है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो हमें फिगर्स दे चुके हैं। हम शुरू हुए थे जब PMLN का आखिरी साल था, तकरीबन 5.8 के करीब, 5.7 के करीब हमारी ग्रोथ आ रही थी, फिर हम गिर के नीचे चले गए 3% पे। अभी जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो 3 के करीब हैं, 3.2 के करीब हैं। अच्छा। जो साल गुजर गया। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट इसमें जो कासिम सराज साहब को जो 7% चाहिए वो आपको होते नजर नहीं आ रही? नहीं, वो तो मेरे ख्याल वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि एक साल में ऐसा काम हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5.8 से हम नीचे आए हैं 3 पे, और अगले साल भी मुत्तफिक हैं ये सारे इदारे कि ये मजीद 2.5 पे जाएगी। आरिफ हबीब साहब को जो अपटेक नजर आ रहा है, ये किसी और को नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो छुपी हुई चीजें वो ज्यादा गौर तलब। वो क्या है? ये हैं, दो चीजें इसके अंदर छुपी हुई हैं। जब हम कहते हैं कि 5.8 से 3.3 पे आएंगे, या 3.3 से फिर 2.5 पे जाएंगे, इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। एक तो बेरोजगारी छुपी हुई है, यानी कि जब हम 5.8 से 3 पे, ये मैथ का सवाल बन गया इकोनॉमिक्स के अंदर। 12 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार हुए हैं पिछले एक साल में, बिकॉज 12 लाख। 12 लाख ये फिगर कहां से आई? एदादो शुमार के लोगों की नौकरियां चली गई हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, बेरोजगार हुए, कहां से आया फिगर? इसमें मैं जिसको एक्सपर्ट समझता हूं वो डॉक्टर हफीज पाशा साहब है, जो इस जो आपकी बेरोजगारी के हवाले से हुकूमत के भी खिलाफ है बहुत ज्यादा, PMLN के साथ उनका, लेकिन हुकूमत कोई ऑल्टरनेट फिगर भी नहीं दे रही है। सराज कासिम साहब, आप कहाँ खड़े हैं? आपको क्या लगता है कि आरिफ हबीब साहब को जो उम्मीद की किरणें नज़र आती हैं, जो बड़ी ज़रूरी हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के सर्वाइवल के लिए भी, मुझे लग रहा है, आपको कोई नज़र आ रही है उम्मीद की किरणें? मुझे मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कुछ सेक्टर्स में हो सकता है बेहतरी आए, मगर दैट इज़ नॉट इनफ। ये अगर यूरिया बिक रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि कल एग्रीकल्चर फील्ड में शायद बेहतरी आए। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि इंडस्ट्री, अभी आप मुशर्रफ के दौर की बात कर रहे थे, अगर मुशर्रफ के दौर में 15-16% LSM था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 15-16% आ रहा था जिस वक्त आखिरी 3-4 साल में। अब आप इमेजिन करें आज LSM क्या है, मेरे ख्याल से 2-4-5% पे खड़ा है। अब पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ग्रोथ आएगी, ठीक है, इनको जो भी इनकी इकोनॉमिक टीम बता रही है उस हिसाब से आएगी, उनके हिसाब से। अब जब तक जॉब क्रिएशन नहीं होगा, अगर ग्रोथ इंडस्ट्री में नहीं आएगी तो जॉब कहाँ से आएंगे? अभी कल तक इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम क्या नाम है वो अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट दे रहे हैं। आज की रिपोर्ट ये है, अभी शाम की या दोपहर की, कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों को हफीज शेख साहब ने कहा है कि आप जून के बाद आए नेक्स्ट बजट में। तो अब पॉइंट ये है कि 1 साल 1.5 साल निकल गया, 6 महीने और निकल जाएंगे, तो इस तरह टाइम निकल जाएगा। और अगर अभी से आपने उसको डायरेक्शन सही नहीं किया, ये मानता हूं मैं कि इमीडिएटली नहीं होगा जो आरिफ साहब कह रहे हैं या सलीम साहब कह रहे हैं, मगर टाइम तो चाहिए ना, यू हैव टू गो टू द राइट डायरेक्शन। अब इस वक्त किसी भी चीज में उठा के देख ले, बिजली का हाल क्या है, वो डायरेक्शन भी आपको ठीक नजर नहीं आती अवेलेबल नहीं है। यानी 16 माह हो चुके हुकूमत को, अगर अगले 12 माह में नौकरियां नहीं क्रिएट होती, लोगों को जॉब नहीं मिलती, तो जो 12 लाख लोग, उसके बगैर काम ही नहीं चल सकता, मैं समझता हूं जी। हेलो, अच्छा आरिफ हबीब साहब, आपका ताल्लुक इंडस्ट्री से भी है और फाइनेंस से भी है, सिक्योरिटी मार्केट से भी है, 10,000 लोग आपके ग्रुप में काम करते हैं। आपको लग रहा है कि अगले 12 माह में, 16 माह गुजर चुके हैं हुकूमत के, 12 लाख लोगों की जॉब्स चली गई हैं, आबादी में इजाफा हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं डिग्री लेकर, कॉलेज स्कूल ख़त्म करके जॉब मार्केट में, जिनकी उम्र है उनको नौकरियां चाहिए। क्या ये ऐसा कुछ हो पाएगा कि अगले 12 माह में लाखों नौकरियां क्रिएट हो सकें? अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होती तो सियासी दबाव इस हुकूमत पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब देखिए, हमारी डिस्कशन की क्लैरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो कंपैरिजन है वो किस चीज़ से कर रहे हैं। हम कंपैरिजन अब आप ये कर रहे हैं कि जो हमारा बेस्ट पीरियड ऑफ पाकिस्तान है उससे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट जो है वो कमेंट्स होंगे।
अगर आप जो है वो इस पर कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े थे और अब कहाँ हैं, हम अगर 6 महीने पहले कहाँ खड़े थे, 1 साल पहले कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं, तो आपको डिफरेंट कमेंट्स मिलेंगे। अब इसके अंदर जो है वो मरीज हमारा आईसीयू में था, आईसीयू में सांस लेने लगा, फिर बैठने लगा, तो हम ज़ाहिर है वो बात तो करेंगे ना कि यार अब वो सांस लेने लगा, अब थोड़ा बैठने लगा, अब इंशाल्लाह आईसीयू से जो है वो बाहर भी आने की जो है उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हम जब उसकी सेहत का कंपैरिजन करेंगे कि जब वो भाग दौड़ रहा था, तो जाहिर है वो तो चीज़ जो है वो आपको डिफरेंट उसके मिलेंगे। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट तो देखे ना, मार्केट तो इंडिकेटर होती है ना, किसी एक का व्यू तो नहीं होता है। मार्केट अगर वो 40% बढ़ गई है तो कोई किसी को जो है वो नज़र आ रहा है ना, जिसकी वजह से जो है वो 40% कैपिटल स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन जो है वो बढ़ी है। और अगर ये फर्टिलाइज़र की सेल्स बढ़ी है तो हम कंपेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ जो सालों के महीने हैं उनमें बेस्ट अगर परफॉर्मेंस है तो वो हमें रिकॉर्ड पे तो लाना। हमें कोई गवर्नमेंट के तो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे हमें जो डेफिनेटली चैलेंजेस हैं उसको भी हाईलाइट होना चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल में मोटरसाइकिल जो है वो मैन्युफैक्चर कहते हैं कि हमारी पूरी सेल्स रिकवर हो गई हैं, जो कम हुई थी वो सब रिकवर हो गई। यस, 4 व्हीलर्स में अभी प्रॉब्लम है, सीमेंट में जो है वो प्रॉब्लम है, और जगहों पे जो है वो स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट है उसमें अभी प्रॉब्लम है। लेकिन जो फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो है वो ग्रोथ है। तो जो आप अगर रिटेल में जाएंगे तो रिटेल में फिर अगेन आप पूछें कि दिसंबर में जो है वो क्या हालात रहे, तो आपको जो है वो मिलेगा कि हाँ बेहतर रहे हैं, अच्छी सेल्स हुई हैं। तो अगर हम एफएमसीजी वालों से पूछते हैं तो कहते हैं पिछले साल से ग्रोथ है। तो ये तो नंबर सारे रिकॉर्ड पे होते हैं ना, कोई इसमें किसी का व्यू नहीं है। व्यू हो सकता है कि आइंदा जाके क्या होना है, तो उसमें हमारे डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। कोई ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, कोई पेसिमिस्टिक है, कोई जरा कॉशियसली जो है वो बात कर सकता है। तो इस तरह अगर हम डिस्कशन को जो है वो बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। जरा डॉक्टर फारूक सलीम साहब का इस पे एक हम इसका रद्द अमल ले लें कि डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बेसिकली आरिफ हबीब साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान की मईशत का मरीज़ जो है वो आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट में था, उसको लगा है ग्लूकोज वगैरह, अब वो उठ के सांस ले रहा है, हाथ पांव हिला रहा है। तो इसी तरह से इसको देखना पड़ेगा। देखिए, आरिफ साहब ने जो प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बातें की वो बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ एक बड़ा एफिशिएंट सेक्टर है और वो सेवर सेक्टर है, बहुत सारी सेविंग करता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर के अंदर, मतलब हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं वो 2100 अरब का नुकसान कर देती हैं। अब कितना टैक्स निचोड़ेंगे हम प्राइवेट कर रही हैं? पहले एक ज़माने में तो कर रही थी। देखिए, अगस्त 2018 की फिगर जो है, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, उस वक्त इनका मजमूई नुकसान 1300 अरब का था। अब कितना है? अब 2100 अरब का। 2100 अरब कैसे हो गया? स्टेट बैंक ने दिया। बढ़ कैसे गया है? 800 अरब का इजाफी नुकसान हुआ है पिछले साल भर में। सर्कुलर डेट की फिगर जो हमें पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग दी थी अगस्त 2018 में, वो 1100 अरब की थी। इन्होंने क्या आज ये 1700 अरब की है। क्या गलत किया? इन्होंने गलत कुछ नहीं किया, इन्होंने वही कुछ किया जो पुरानी हुकूमतें करती आ रही थी, उसी तरह नुकसान आगे बढ़ते रहे। देखिए, हमें इशू ये है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत बड़ा डिससेवर है। जो प्राइवेट सेक्टर है जिसको आरिफ हबीब साहब रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेशुमार पैसे बचाता है, पैसे बनाता है, उसका सारा नुकसान हम पब्लिक सेक्टर में आगे कर देते हैं। इन लोगों से टैक्स उठाते हैं और डबो देते हैं पीआईए के अंदर और पाकिस्तान स्टील के अंदर और पाकिस्तान रेलवेज के अंदर। इन लोगों से टैक्स उठाते हैं, आपकी जेब से टैक्स उठाते हैं और डबो देते हैं हम सर्कुलर डेट के अंदर। इन सब लोगों से टैक्स उठाते हैं, हम चोरी कर देते हैं। गैस के अंदर कोई 19-20% की चोरी कर देते हैं, कोई $2 बिलियन का वहाँ पे खसारा कर देते हैं। फोकस जब तक हम अपने डिससेवर के ऊपर नहीं करेंगे, जो हुकूमत नुकसानात कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी एफिशिएंट। प्राइवेट सेक्टर को हम थोड़ी सी अगर बिजली कंपैरेटिव दे दें, अगर बांग्लादेश और इंडिया और चीन के मुकाबले में इनको बिजली फराहम कर दी जाए, तो ये हमारी जो एक्सपोर्ट नीचे गिरी हुई हैं, इनको उठा के ये 25-30 बिलियन पे ले जाएंगे। तो मेरा इशू ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर के साथ आपका इशू है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ये सवाल इसलिए बहुत अहम है, मुझे एहसास है कि बहुत ज़्यादा लोग मईशत पे होने वाले प्रोग्राम्स को बहुत गौर से ना देखते हैं, ना सुनना चाहते हैं। जो सियासी हड़बोंग है उस पर लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत का जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो मईशत के धागे से लटका हुआ है। 16 माह गुजर चुके हैं। जैसा कि डॉक्टर फारूक सलीम ने कहा कि 12-13 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं इन 16 माह में। अगर हुकूमत
इंडस्ट्री को एक्सपैंड नहीं कर सकेगी, अगर नई जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी और अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो फिर हुकूमत कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना करे, कितना ही लोगों को क्यों है ये बताए कि हमारी नीयत बड़ी नेक है, हमने बड़े मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली थी, हुकूमत की सियासी मुश्किलात, उसकी हुकूमत की जो गैर मकबूलियत है, जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी है, उसमें बहुत कमी आएगी, हुकूमत अनपॉपुलर होती चली जाएगी। इसी हवाले से हम डिस्कशन को जारी रखते हैं एक ब्रेक के लिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। 2020 में पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या रहेगी? क्या ये इकोनॉमी और जो बिजनेस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वो नई जॉब्स क्रिएट कर सकेगा? क्या लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी? क्या उनके लिए काम निकलेगा? ये बुनियादी सवाल है और इमरान खान साहब की हुकूमत का जो सियासी मुस्तकबिल है 2020 में, वो बिजनेस और इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। अकील करीम देदी साहब जो कि चेयरमैन है AKD ग्रुप के, उन्होंने अब हमें ज्वाइन किया है। AKD साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगता है ये जो स्टॉक मार्केट की 2 दिन की रैली है, ये क्यों हो रही? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की रैली के तो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। हमारे यहाँ हुआ ये था कि पिछले दिनों मार्केट काफी ज्यादा गिर गई थी और उसी की वजह से जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी अपनी बुक पे लॉस ले लिया था। उसमें बैंकों के भी इन्वेस्टर है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी भी है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो पिछला लॉस जून में उन्होंने बुक किया था। अब जाहिर बात है कि मार्केट ने एक अच्छी रैली बनाई थी और उस रैली में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो क्लोजिंग जब आई तो क्लोजिंग पे लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया ताकि वो जो लॉस बुक किया था वो लॉस को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। अच्छा, अब जब वो उन्होंने लॉस बुक कर लिया, इसके बाद नया साल शुरू हुआ तो नई इन्वेस्टमेंट काउंट होती है, तो उन्होंने नई इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। तो हमने देखा कि म्यूचुअल फंड, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी काफी एक्टिव थे 2 दिन में। ठीक है। और जाहिर बात है कि हमारे यहाँ फ्लोट बहुत ज्यादा नहीं है, फ्री फ्लोट, और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट अभी भी बहुत चीप है। अगर निस्बतन आप पीछे जाए तो क्या ये जो ट्रेंड है ये आपको आगे बढ़ता नजर आता है या बस ये 2 दिन का ट्रेंड था? नहीं, ये 2 दिन का नहीं है। मार्केट में परफॉर्मेंस आ सकती है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पहले हमारी इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी काफी बड़ी थी। हाँ। इस गवर्नमेंट ने उसको किल कर दिया। अब जाहिर बात है कि प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी नहीं जा सकती। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था इस गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी मुश्किलात भी आई। लेकिन एक बात तय है कि अब लोग ग्रे मार्केट में नहीं जाएंगे। अब मार्केट जो भी ट्रेड करेगा वो ऑफिशियल मार्केट में ट्रेड करेगा। अच्छा, इक्विटी मार्केट के बारे में 100%। मैं सीधी बात करूं ना कि 16 माह गुजर चुके हैं और 12-13 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, उनकी जॉब्स चली गई हैं। क्या अगले चंद माह में ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस का साइकिल और ये हुकूमत मिल के लोगों को जॉब्स दे पाएंगे या फिर वही सूरत हाल रहेगी? मैं आपको बता दूं इसके बारे में। देखें, गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है एनर्जी पे। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान की एनर्जी बहुत महंगी है और इस एनर्जी में लोगों का सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा स्टेप्स लेना होगा कि ये जो इशू है जिसको अभी तक किसी ने फोकस नहीं किया, ठीक, उसको अगर आप इसी तरह रेट बढ़ाते गए बिजली के, तो ये कोई तरीका नहीं है। आप इसमें जो खामियां हैं, उसमें कोई गलतियां हैं, जो आपकी ग्रिड से बिजली लोग खरीद नहीं रहे, उनकी तादाद को बढ़ानी पड़ेगी। अगर ग्रिड से बिजली 12,000 मेगावाट जाएगी और इंस्टॉल कैपेसिटी 37,000 है तो आपका मसला हल नहीं होगा। अब आपको ग्रिड से बिजली बेचनी ज्यादा पड़ेगी। अगर आप 12,000 बेचते हैं तो आप 24,000 पे चले जाएंगे तो आप कंफर्टेबल होंगे, 27,000 पे जाएंगे तो और ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, और उसके बाद आप लोगों को रेट कट भी दे सकते हैं। ठीक। लेकिन मैं आपको एक और भी चीज बता दूं, गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि इनकी मुश्किलात खत्म हो गई है। दूसरा, फिर इंटरेस्ट रेट को कम करने की जरूरत है। अभी हमने देखा है, आपने तो दावा करके रखा हुआ है कई माह से कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। आज गवर्नमेंट ने सेविंग स्कीम के रेट कट किए हैं। आज तो ये प्रूफ हो चुका है, आपके PIBs के रेट गिरे हुए हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट अभी गिरने चाहिए। अच्छा, जरा रुक जाए। सराज कासिम तेली साहब, एक और पुरुमीद शख्स ने हमें ज्वाइन कर लिया इस डिस्कशन में। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या हुकूमत एनर्जी रेट्स को पे काबू कर पाएगी? क्या इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे? देखें, मैंने अभी शुरू में भी ये कहा था, अकील ने भी यही बात की है
देखो, जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन नहीं होगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि देखिए, कराची में 7 इंडस्ट्रियल जोन है, इसमें 16,000 इंडस्ट्री लगी हुई है, इसमें 40% 35% एक्सपोर्टर्स भी है। अब इन सबको अगर आप एक्सपोर्टर्स को हटा भी दो तो बाकी इंडस्ट्री भी मौजूद है। अब उसको आप गैस नहीं दे रहे, गैस के रेट हाइक पे हाइक करे जा रहे हो, महंगे करे जा रहे हो, और इसके बाद बिजली महंगी करे जा रहे हो। अब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप ऊपर ले जा रहे हो, और साथ साथ आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडस्ट्री लग जाएगी। जिन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई थी 7-8% सोच के या कैलकुलेट करके, आज वो फंस गए। अब नए लोग कैसे आएंगे, BMR कैसे करेंगे, मॉडर्नाइजेशन कैसे करेंगे। और ये बात मैं आपको कहूं कि ये 16,000 इंडस्ट्रियां है, 70% टैक्स कराची से जाता है, और ये आस्ते आस्ते कराची को नुकसान हो रहा है। और ये मैं समझता हूं अगर कराची कलेप्स हो गया तो पूरा पाकिस्तान कलेप्स हो जाएगा। ये जब तक गैस की सप्लाई तो ठीक करे ना। अब गैस में वो पॉलिटिकल झगड़ा अलग है, कानूनी झगड़ा अलग है। 158 के तहत इतनी गैस मौजूद है कि सिंध को तो दे दे। आप सिंध इस चक्कर में कि सिंध को कम दे, इधर दे उधर दे, आपने पूरे मुल्क को खराब कर दिया। और फिर अगर नहीं मानते लोग तो पीछे से आप गैस का प्रेशर कम कर देते हो। मैं आपके साथ हूं, इस तरह तो नहीं चल सकता। मैं आपके साथ हूं कि जब तक ये मसले हल नहीं होंगे, जब तक ये मसले हल नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होगी। ये तो, लेकिन आपने मसलों की तो निशानदेही कर दी है, आप ये तो नहीं बता पा रहे कि हुकूमत ये कैसे कर सकती है, कैसे करे, क्या इकदाम उठाएं। क्या सिंसेरिटी की कमी है, निकम्मे हैं, समझ नहीं आती। सिंपल है, मुझे 1 मिनट और दे दे, मैं आपको रास्ता बताता हूं। सबसे पहला काम हुकूमत ये करे कि कॉन्स्टिट्यूशनली 158 के हिसाब से सिंध की गैस जो है वो सिंध को दे दे, तो कम से कम सिंध की इंडस्ट्री चलने लगेगी। और LNG RLNG इंपोर्ट करते हैं वो दे बाकी मुल्क को, उस हिसाब से इंपोर्ट करे। वो इंपोर्ट भी सही नहीं कर रहे। देखो ना, ये मिसमैनेजमेंट है। ये हुकूमत मिसमैनेजमेंट को ठीक कर ले गैस में। इसी तरह बिजली में अकील ने जो अभी आके कहा महंगी कर रहे हैं। अब आप बिजली की चोरी रोकते नहीं है, आप महंगी करे जा रहे हो। आप चोरी रोको, आपने नैब और हर चीज को एक्टिव किया हुआ है, ये चोरों के पीछे लगाओ जो बिजली की चोरी करते हैं। हाँ। तो चोरी बंद होगी तो बिजली का रेट नहीं बढ़ेगा। आरिफ हबीब साहब, तरीके तो है ना। ये मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, हुकूमत तो इनके हालात ही बड़े खराब थे, मिसमैनेजमेंट है। मगर दूसरे लोग उसे क्या गाइड करते हैं मुझे नहीं पता। जी आरिफ हबीब साहब, बातें तो अच्छी करते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन होता कुछ नहीं। जी, आई थिंक ऐसा नहीं है अभी, बल्कि हमने बहुत सारी, आपको तो पता है डॉक्टर हाँ, बहुत सारी जो मीटिंग्स की थी हमने बिजनेसमैन ने, और उसमें कोई 4 इश्यूज पे कंसेंसस हुआ था। और वो कंसेंसस ये था कि नैब का मसले को जो है वो हल किया जाएगा बिजनेस कम्युनिटी के लिए, रिफंड्स के मसले को हल किया जाएगा, एक्सेल लोड के मसले को हल किया जाएगा, और रियल एस्टेट पे फिक्स टैक्स जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो आई थिंक पहली 3 चीज़ें तो गवर्नमेंट ने डिलीवर कर दी हैं, वो ऑनर किया है। उन्होंने रिफंड्स भी जो है वो रिलीज़ किए हैं, नैब के मामले को भी जो है वो हल किया है, और ये एक्सेल लोड के मामले को भी हल किया है। अब उसमें जो फिक्स टैक्स रियल एस्टेट पे था, उसके अंदर रिफंड जो मतलब ये कि जो उन्होंने बॉन्ड्स 30 बिलियन के इशू किए थे, उसकी तो पेमेंट सारी की सारी उन्होंने कर दी है, और स्टार्ट जो है वो कर दिया है। तो अब इसमें अब वो बहरहाल आधा गिलास खाली और आधा गिलास जो है वो फिल्ड है, ये इशू है। लेकिन ये एक्सपेक्ट कर देना कि वो 200-300 बिलियन उठा के एक ही झटके में दे देंगे, तो वो पाकिस्तान से ये जी मैं बिल्कुल ये समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं। लेकिन आई बिलीव कि जो मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ें अगर पॉजिटिव हो रही हैं, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कौम ने अपने आप को इतना ज़्यादा जो है दुनिया में ख़राब किया हुआ है
कि हम नेगेटिव बातों के अलावा कोई और बात जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। यानी मतलब अगर हुकूमत ने 50 बिलियन, रुक जाए, बड़ी जबरदस्त बात कर दी आपने, रुक जाए डॉक्टर फरूख सलीम साहब, हम सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ग्लास आधा भरा हुआ है, जिस तरह से ये चाय का प्याला आधा भरा हुआ है, मेरा ये ग्लास भी भरा हुआ है। पिछले 16 महीनों में जो सबसे जबरदस्त काम किया है इस हुकूमत ने, जो मैं समझता हूं कि साल भर पहले कर देना चाहिए, वो क्या किया? बहुत वो अच्छा। नैब का ऑर्डिनेंस है जो भी आया। अच्छा। इसको मीडिया, मैं समझ रहा हूं कि सही तरह या तो समझ नहीं पा रहा या उसको सही तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा। बहुत ही सिंपल सा इशू है। यहाँ पे मामला है करप्शन का, और करप्शन की जो आलमी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन, यानी कि आप पब्लिक ऑफिस आपने इस्तेमाल किया अपनी जेब गर्म करने के लिए। अब इसमें तो बिजनेसमैन आ ही नहीं सकता, बिजनेसमैन इज नॉट अ पब्लिक ऑफिस होल्डर। बिजनेसमैन तो इसको होना भी नहीं चाहिए था कभी नैब तो अब ये उन्होंने वाजे कर दिया ना कि बिजनेसमैन के ऊपर इस ऑर्डिनेंस के बाद नैब, लेकिन मीडिया तो इसलिए कह रहा है कि उन्होंने सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक ऑफिस होल्डर को भी मुश्किल कर दिया। वो भी बिल्कुल ठीक किया। देखिए, उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, यानी कि एक ब्यूरोक्रेट बैठा है, उसकी नीयत ठीक है, वो कहीं एक कॉमा गलत लगा देता है, कहीं वो पेपरा के रूल्स, कहीं एक रूल नहीं फॉलो होता, 2 फुल स्टॉप गलत लग जाते हैं, तो नैब उसके पीछे पड़ जाती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं जो नया ऑर्डिनेंस है उसकी जद में अब कौन सा पब्लिक ऑफिस होल्डर आ सकेगा उसकी गिरफ्त में? जो अब सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स आएंगे अगर उन्होंने मटीरियली बेनिफिट किया, अगर उन्होंने माल बनाया है अपना पब्लिक ऑफिस होल्ड करके। पहले लेकिन बिजनेसमैन निकल गए इसमें से। एक आदमी की जो नॉन सोर्सेज हैं वो साल में 1 करोड़ 2 करोड़ की उसकी आमदनी है, लेकिन उसके पास एसेट्स हो गए हैं 20 अरब के, तो वो चीज अभी आएगी यहाँ पे कि वो अल्लाह की तरफ से आ जाएंगे 20 अरब। एक तो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो दुनिया में हर जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनमें एक वो कानून बना होता है, ठीक, कि आपने प्रूफ करना है कि मेरी जो जायदाद इकट्ठी हुई है वो कहां से आई और वो लेजिटिमेट। ब्रॉडली स्पीकिंग देखिए, बिजनेसमैन को ये भी नहीं है कि मैं ये समझ रहा हूं कि ये पिछले 2 दिन की जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, ये बिजनेसमैन का हौसला है। इसी से बात का आगाज करेंगे क्योंकि सराज कासिम तेली साहब खासे नाखुश हैं बिजली के रेट से और एनर्जी के रेट से। उनसे बात का आगाज करते हैं ब्रेक के बाद। सराज कासिम तेली साहब, अकील करीम वेदी साहब ने ब्रेक में भी मुझे ये कहा कि अगर इन्होंने एनर्जी का ये मसला ठीक ना किया तो कुंडा हो जाएगा सारा का सारा इस हुकूमत का। सराज तेली साहब, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, और मैं ये कह रहा हूं कि बिजली की जो बात अकील साहब कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। अगर आप एक बात सुने, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी आदमी अगर उसको धंधा कर रहा है और इफ ही हैज एक्सेस कैपेसिटी तो वो क्या करता है? डिस्काउंट करता है, सस्ता करता है ताकि वो माल बिक जाए। हम भी एफएमसीजी वाले हैं, हम भी बेवरेज इंडस्ट्री चलाते हैं। जब बोतलें नहीं बिकती हम स्पेशल रेट पे बेचते हैं ताकि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाए। अब ये बिजली की कैपेसिटी अगर है, ग्रिड में कैपेसिटी नहीं है या बिजली सस्ती नहीं है कि इंडस्ट्री दूसरी लगे, तो ये गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए ना, बैठ के इसका सोल्यूशन करना चाहिए कि हम इतनी सस्ती कर दें कि इंडस्ट्री एक दफा लग जाए फिर बाद में बढ़ाए। अब ये तो बात सही है बिल्कुल अकील की ना कि बिजली जब तक काम में नहीं आएगी तो किस काम की। इसी तरह गैस का मसला है जो मैंने आपको बताया, भाई ये 2 बड़ी आइटम है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, पानी का मसला है, रोडों का है, वो अपनी जगह पे है। ये सब चीजें सही होगी तो इंडस्ट्री लगेगी, और इंडस्ट्री लगेगी तो सारे काम ठीक होंगे, वरना कोई काम ठीक नहीं होगा। बाकी ये इधर उधर हो जाएगा, कभी फर्टिलाइजर अच्छा हो जाएगा, कभी स्टॉक अच्छा हो जाएगा। मुझे तो ये अकील साहब और आरिफ हबीब साहब दोनों स्टॉक के प्लेयर्स हैं, ये बता दें कि पाकिस्तान की जो नॉर्मल इकोनॉमी है इसका डायरेक्ट लिंक किया है स्टॉक एक्सचेंज से। इस स्टॉक एक्सचेंज में 15-20 स्क्रिप्ट है, 15-20 इल्जाम लग गया आप पे, अकील भाई पे, अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, अकील देवी पर आप पे इल्जाम है कि आप स्टॉक मार्केट के जनरल इकोनॉमी से रियल इंडस्ट्री जो ग्राउंड के ऊपर है, जो रियल इंडस्ट्री है, सराज कासिम तेली साहब महसूस करते हैं कि जो रियल इंडस्ट्री है, ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री है, उससे आपका गहरा ताल्लुक नहीं है। जरा कमेंट करें इस पे। आई थिंक इसके लिए आपको एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा, और ये 2-4-5 जुमलों में जो है उसका जवाब जो है वो शायद पॉसिबल ना हो। इसलिए पॉसिबल ना हो कि अगर कोई दुनिया भर में, मैं इतनी सी बात करूंगा कि दुनिया भर में जो है वो जो कैपिटल मार्केट हैं, जो इक्विटी मार्केट हैं, वो बैरोमीटर गिने जाते हैं। अब
वो बैरोमीटर कितना ज़्यादा इफेक्टिव है इस पे बहस हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली जो हम डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी में हमारा पूरा जीडीपी जो है, देखिए दुनिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं वो 100% से ज़्यादा जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। हमारे यहाँ जो है वो अभी 25% ऑफ जीडीपी जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसमें चूंकि हमारा नेशनलाइजेशन हुई, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं और बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो रही, तो उसका एक हमें अगेन जो है वो हम ये समझें कि अपने आप को हम इंटरनेशनल यूएसए से हम अपने आप को कंपेयर करें, हम जापान से कंपेयर करें, तो हम उस लीग में तो नहीं है ना। हम तो जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया था कि हम जैसे हालात हैं उसमें अगर कोई पॉजिटिविटी देखेंगे, डायरेक्शन जो है वो देखेंगे। हालांकि सिराज कासिम साहब जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तो वहाँ ये कहा था कि भाई आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करें, एनर्जी की सप्लाई जो है वो बेहतर करें, जो उनके जायज पॉइंट्स ये कहा कह दिया था सिराज कासिम तेली साहब ने प्राइम मिनिस्टर को। ये अभी जो लास्ट फ्राइडे को जो मीटिंग थी उसमें तो फैसला हो गया ना 25% हम आई थिंक इस तरह जो है वो कोई अगर एक दो जुमले पर आप जुमला कसना जो है वो नॉट बी राइट फॉर आवर कंट्री, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम जो है वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो हमें कोई गली की सियासत नहीं करनी चाहिए, हमें नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के जो है वो बातें होनी चाहिए। तो बहरहाल ये जो यहाँ हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बैठे हुए, नहीं कहता पाकिस्तान को रिप्रेजेंट डायरेक्शन में जा रहे कि पाकिस्तान की जो है वो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को जो है मेरे साथ रहिए अकील करीम देवी साहब, चूंकि आपने बुनियादी तौर पे ये सवाल उठाया था कि जब तक ये जो एनर्जी का कॉन्ड्रम और कंफ्यूजन है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतनी ज्यादा लगी है लेकिन अवेलेबिलिटी फिर भी सस्ती नहीं हो पा रही है, तो हुकूमत जब तक इसका हल नहीं निकालेगी कुंडा ही हो जाएगा, कुछ बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत को क्या यह बात समझ नहीं आ रही है या उसके रास्ते में इस किस्म के मसाइल हैं कि वो इसका हल नहीं निकाल पा रही? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जब से ये हुकूमत आई है क्राइसिस बहुत ज्यादा थे, उन्होंने बहुत सारे क्राइसिस मैनेज किए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सारी बिजनेस कम्युनिटी को भी इन क्राइसिस की तरफ आवाज देनी चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे लोग बिजली पैदा करते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि बिजली को गवर्नमेंट ना ठीक करे, बाकी सबको ठीक करे। मैं ये समझता हूँ एज ए स्टेक होल्डर हमें वो पॉइंट बताने चाहिए जिससे मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। हम ये नहीं कहते कि बेहतरी नहीं हुई है, बेहतरी हो रही है, और असल बेहतरी कब होगी जब आप एनर्जी के मसले को रिजॉल्व करेंगे। अब आप ये देखें कि 4 रुपए के इलेक्ट्रिक रेट बढ़ा देगी, तो ये मुझे बता दें कि ये जो लोगों के घरों पे बिल जा रहे हैं उनको वो इफेक्ट करेगी लोगों को। हमारा मकसद है कि हमारे मुल्क के जो ग्रिड पे बिजली लगी हुई है ये बिजनेसमैनों के शोर करने की वजह से ली है ना गवर्नमेंट ने, तो अब ये सारे बिजनेसमैन ग्रिड से बिजली भी तो उठाए ना। अब कोई सोलर पे शिफ्ट हो रहा है, कोई विंड पे शिफ्ट हो रहा है। तो एक मिनट है मेरे पास, ये सूरत हाल बेहतर होते हैं आपको नजर आती है इस साल में? देखिए दो चीज़ें हैं इंडस्ट्री के लिए, जब तक इंटरेस्ट रेट ये 13.5 से वापस सिंगल डिजिट पे नहीं जाता, 9% पे आ जाएगा, 8-9% पे जब तक नहीं आता उस वक्त इंडस्ट्री यहाँ पे मुनाफा बख्श नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि आपकी और मेरी जेब में पैसा हो गया ख़त्म। वो बिजली की मद में हमने 500-600 अरब डाल दिया है, हुकूमत की ट्रेजरी में गैस की मद में 300 अरब चला गया है, 1000 अरब इजाफी टैक्सेस लग गए हैं। अब हम परचेज नहीं कर पा रहे कुछ। जब तक पाकिस्तान में परचेजिंग पावर नहीं बढ़ती हम ख़रीद नहीं पाएंगे, कारों की सेल्स नहीं बढ़ेगी, स्टील प्रोडक्ट की सेल नहीं बढ़ेगी। तो दो चीज़ें करनी है, इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना है और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानियों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का, सिराज कासिम तेली साहब का, आरिफ हबीब साहब का, अकील करीम देवी साहब का। नाज़रीन मुख्तसर बात यह है 100 सुनार की एक लोहार की कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने 16 महीने तो गुजार लिए कहते कहते कि नवाज शरीफ और पिछली हुकूमतों ने बड़े मसाइल हमें इनहेरिट किए थे, सूरत हाल बड़ी ख़राब थी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये साल ये कह के गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हुकूमत ने इन मसाइल का, जिनका हमने निशानदही की है इस प्रोग्राम में, इनका हल ना निकाला, अगर इंडस्ट्री ने ग्रो ना किया, ग्रोथ बढ़ी ना, जॉब क्रिएशन ना हुई, लोगों को नौकरियां ना मिली, इंटरेस्ट रेट नीचे ना आए, तो फिर हुकूमत के सियासी मसाइल में इजाफे से इजाफा होता चला जाएगा। आज इतना ही, फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।